जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो सी सेट के लिए जो मैंने चला रखी थी सीरीज, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ये 10वां वीडियो है। 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। यकीन मानिए उसको आप अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। सी सेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं, एकदम क्रम वाइज बता रखा है। उसमें PYQ भी करवा रखा है और अन्य जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ वो भी मैंने करवा रखा है। बेसिकली इससे पहले वाला जो 9वां वीडियो था वो समास के ऊपर ही था। समास में मैंने 6 प्रकार के समास बताए थे। 6 में 3 मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया, यानी जो इसका प्रीवियस वाला पार्ट था 9वां वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखेंगे तो कंटिन्यूएशन में ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत बेसिक से समझाई हैं। ठीक है, समास के बारे में जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जानकारी आपको मतलब अगर आपने एक बार समझ ली इस चीज़ को, ये समास को समझ लिया, तो आप कभी भी कोई प्रश्न आएगा समास से संबंधित गलत नहीं करेंगे आप। ठीक है, जिस तरीके से मैं इसको समास को आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उस तरीके से सिर्फ या तो मैं समझा सकता हूँ या तो इससे बेहतर जो है वो मेरे गुरुजी समझा सकते हैं, बस। ठीक है, तो ये आप इसको देखिए, 1-2 बार देखिए वीडियो को, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। द्विगु समास, इसके पहले मैंने आपको अव्यय भाव, ठीक है, अव्यय भाव, अव्यय भाव समास, इसके बाद इसके पहले फिर तत्पुरुष। तत्पुरुष में 6 भेद होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कर्मधारय बता दिया मैंने, विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान। ठीक, तो ये सब मैंने बता दिया है। अव्यय भाव में जो अव्यय का जो बोध होता है, यानी जो जिसको समाप्त ना हो या जो खर्च ना हो, अव्यय का मतलब ये हुआ। बेसिक चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। तब आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और एक सीरीज़ में चलेगा ये सब चीज़। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ये द्विगु समास है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको। इसके बाद मैं कुछ आपको प्रश्न भी करवा दूंगा। ठीक है, PYQs। देखिए द्विगु समास क्या है। बेसिकली ये जो समास होता है द्विगु समास में, ये समास जो है वो समूह का द्योतक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम पद होगा, पहला पद यानी पूर्व पद जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची का मतलब जैसे ये त्रि, पंच है ना, त्रिफला, चार, ये सब। एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो है ही है कि ये समूह का ये द्योतक होगा, पहला पद संख्यावाची होगा और इसके साथ ही दूसरे पद की प्रधानता होगी। तो ये तो ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। समूह वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब कई प्रश्न मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे कई प्रश्न मिलेंगे, ऐसे कई वर्ड मिलेंगे, प्रश्न के वर्ड मिलेंगे जिसमें पहला पद तो संख्यावाची तो है, संख्यावाची है, लेकिन उससे समूह का बोध नहीं होता है। ठीक है, वो सिंगल किसी सिंगल वस्तु या किसी सिंगल जो ये है द्रव्य है उसके तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो उसमें समूह का बोध नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा। दिगु जो है वो, अगर कोई भी शब्द जहाँ पे पहला जो संख्यावाची है और आपको संख्या के साथ साथ आपको समूह का बोध हो रहा है, अगर आप समूह का बोध हो रहा है तब तो वो द्विगु समास होगा, अदरवाइज वो द्विगु समास नहीं होगा। फिर वो अन्य बहुब्रीहि समास में या कहीं किसी अन्य में चला जाएगा वो। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि मतलब संख्यावाची होने के साथ साथ प्रथम पद संख्यावाची तो हो, उसके साथ समूह का बोध हो। तो ये भी बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण कुछ लिख रखे हैं मैंने, तो ये त्रिफला, पंचवटी, त्रिभुवन। अब देखिए त्रिफला में तीन फल, पंचवटी में ये 5 पेड़ों का मतलब वन, ऐसे 5 प्रकार के पेड़ पौधों का वन। ठीक है, त्रिभुवन, मतलब 3 भुवन है ना, चतुर्वर्ण है ना, चार दीवारी, चौराहा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको पहला पद तो संख्यावाची है ही है, साथ में एक समूह का भी बोध हो रहा है। 3 फलों का समूह यानी कि त्रिफला। ठीक है, चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हों, वो क्या है, चौराहा। तो यानी समूह का बोध हो रहा है। इस तरीके से याद रखिए, जैसे दोपहर, अष्टाध्यायी है ना, तो ये सब याद रखिएगा। पंचतंत्र, सतसई, ठीक, नवरत्न, अष्टदिग्गज, नवरात्र, ये सब क्या है, ये सब समूह का बोध करा रहे हैं। प्रथम पद संख्या भी है, संख्यावाची भी है और समूह का भी बोध हो रहा है। तो ये आपके द्विगु समास हो गए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ जो मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे शब्द भी हैं जिनका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची जरूर है, लेकिन उनसे आपको समूह का बोध नहीं हो रहा है। कैसे, देखिए जैसे चौपाया। चौपाया क्या है, ये 4 पशु वाला ये है, लेकिन ये इससे क्या है, चौपाया से आपको समूह का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे चौ समझ तो आ रहा है कि संख्यावाची है, लेकिन
बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट जिनका नहीं क्लियर है वो द्विगु और बहुब्रीहि इनमें सब में कन्फ्यूज़ होकर फिर वो द्विगु समास लगा के चले आएंगे, जबकि ये द्विगु नहीं है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चारपाई, चारपाई में मतलब खाट, इसका जो है ये द्विगु नहीं है ये। ठीक है, इससे समूह, उसका समूह का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, दशानन, दशानन का ये जो क्या है, ये इससे है तो ये दशानन, लेकिन इससे क्या हो रहा है, रावण का बोध हो रहा है, यानी कि ये बहुब्रीहि हैं ये सब। ठीक है, सतखंडा, 7 खंडों वाली एक इमारत, वो एक इमारत है, वो बोध आपको लगेगा कि वो द्विगु है, लेकिन द्विगु नहीं है, वो 7 इमारतों वाली एक ही इमारत है वो सतखंडा। ठीक है, इस तरीके से जैसे चौलड़ी हो गया, सतलड़ी हो गया, नौलखा हार हो गया, है ना, चतुर्भुज, ये सब क्या है, ये सब द्विग, ये सभी जो है ये द्विग समास में नहीं आते हैं, ये सब बहुब्रीहि में आते हैं। इसलिए मैंने इनको अलग से नोट्स बना के मतलब इसमें लिख लिया है। इन शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा, आप इनको लिख लीजिएगा। वैसे PDF दे दूंगा, यहाँ से पढ़ भी लीजिएगा आप। ठीक है, ये सभी देखिए मैंने लिखा हुआ है इसमें कि ये सभी नंबर लिखे होने के बावजूद समूह का बोध न होने पर द्विगु नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, वही चीज़ मैंने बार बार आपको बताई। ठीक है, तो ये हो गया, चौथा हो गया। पांचवा, आगे बढ़ते हैं हम। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है लोगों को। द्वंद्व आप हमेशा मतलब बहुत आसानी से ईजिली समझ में आ जाता है। दोनों पदों की प्रधानता होती है इसमें, यानी जो दोनों पद लिखे होंगे वो दोनों पद की महत्ता होगी। ठीक है, और एवं ये सब का लोप हो जाता है बीच में। कहीं भी आप कोई शब्द देखिए, अगर उसके बीच में आप और एवं लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ये द्वंद्व समास है। तो दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों के मिलने से योजक शब्द, ये सब योजक शब्द हैं ये। ठीक है, तथा, एवं और ये सब योजक शब्द हैं, इनका क्या है, लोप हो जाता है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास मतलब कहलाता है, ये लोप हो जाता है इसमें। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैंने इसमें लिख रखा है, जैसे देखिए माता पिता, तो माता और पिता ऐसे कर सकते हैं ना, है ना। तो पाप और पुण्य, सुख एवं दुख, ये तो दिन रात, दिन और रात, तो ये क्या है, ये आपको बोध करा रहे हैं, ये दोनों पद इसमें प्रधान है। अब माता ये प्रथम भी और ये पिता द्वितीय, दोनों पद जो है ये प्रधानता है इसमें। ठीक है, और इनमें क्या हो रहा है, योजक शब्द जो है, योजक शब्द और या एवं, इनका क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। ठीक, ये सब याद रखिएगा। राम कृष्ण, सीताराम, राधे सिंह, हरिहर, ये सब क्या है, ये सब आपके द्वंद्व समास हैं। ठीक, तो इसमें बहुत कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए चीज़ों को, एक दो बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बहुब्रीहि देखते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि का मतलब होता है जो ब्रीह, ब्रीह होता है, ब्रीह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए लिखा हुआ है, ब्रीह का शाब्दिक अर्थ होता है धान का, जो आप धान देखते हो, धान क्या होता है, धान होता है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर छिलका होता है, अंदर वो चावल का टुकड़ा होता है। ठीक है, तो ऊपर कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ठीक, तो वो उसी के आधार पर इसको जो बहुब्रीहि, ब्रीह का जो है वो चावल का, धान या धान चावल या जो भी बोलो आप उसको, ठीक है, वो है, इसीलिए। ठीक है, इसको समझने के लिए कैसे हम समझें, तो इसमें देखो परिभाषा के हिसाब से देखोगे अगर, तो इसमें 2 पदों के मिलने पर पदों की प्रधानता होती है, वो जो पद हैं वो दोनों की प्रधानता समाप्त हो जाती है। कोई भी पद मिलेगा उसमें कोई प्रथम या द्वितीय पद की प्रधानता नहीं होगी, वो दोनों पद मिलेंगे जरूर, लेकिन वो दोनों अपनी महत्ता खो देंगे और वो तीसरे पद का बोध कराएंगे आपको। ठीक है, वो तीसरे पद का बोध कराएंगे, यानी उसकी महत्ता बताने लगेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे दशानन, तो दशानन में क्या हो रहा है कि ये आप दशानन जैसे ही नाम लेंगे तो आपको किसका बोध आ रहा है, रावण का बोध आ रहा है। चतुर्भुज बोले तो आप विष्णु जी का, ठीक है, वीणापाणी सरस्वती जी, लंबोदर गणेश भगवान, गिरधर कृष्ण, तो ये क्या है, ये आपको 2 पद मिल करके तीसरे का बोध करवा रहे हैं, अपनी महत्ता खो करके किसी अन्य पद की प्रधानता बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा शब्द मिले जहाँ पे लगे आपको ये बोला तो कुछ जा रहा है लेकिन इससे बोध किसी और का हो रहा है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे ही हैं, जैसे ये सहस्रनयन है ना, सहस्त्रबाहु, षडानन, कार्तिकेय, ये सब क्या है, ये सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो ये उसमें आ जाता है। ठीक, बहुब्रीहि समास हो गया ये। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों हरदी जर्दी तजे तजे सफ़ेदी चून, है ना। तो जर्दी मतलब वो पीलापन। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए, तो जो वह जिसने वह, और भी इसमें बहुत सारे हैं। बहुब्रीहि में 1-2 चीज़ें हैं जो नोट्स वाली बातें हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई कि आप 2 पद मिल करके अपनी प्रधानता खो देते हैं और अन्य पद की विशेषता बताने लगते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास हो गया। उदाहरण आपने देख लिया इसमें, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं नोट्स में, जैसे जो वह, जिसने, जिसे वह आदि, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ भी वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसमें निर्मल, तो यानी निर्गत
निर्गत है मल जिससे, यानी कि वो स्वच्छ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, तो ये चंद्रशेखर किसके शिखर पर हैं, भगवान शिव के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस तरीके से। ठीक, ये दूत्य धन, दूत्य धन, दिया गया धन है जो, दिया गया है जो धन। ठीक है, वो चीज़ ये बताया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी का उदाहरण है ये, जो है, जिसने वह, या जिसे वह आदि, ये सब करके शब्द आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे निर्मल यानी निर्गत है मल जिससे, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो वो जिनके, तो वो शिव है ना। तो इस तरीके से किसी अन्य पद का बोध हो रहा है, महत्ता अन्य पद की आ रही है इसमें। ठीक है, साह यानी साथ के अर्थ में, सह यानी साथ के अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होने पर भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सफल, सविनय, सकुशल, सपरिवार, सगुण, संदेह, सदेह, सहर्ष, सपत्नीक, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास, यानी कि साथ के, अगर साथ के अर्थ में भी आप सा का उपसर्ग होता है तो वो भी आपको बहुव्रीहि समास में आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ है इसमें, देखिए जैसे मैंने अलग से लिख रखे हैं, जैसे कमल नयन तो कर्मधारय है। ठीक है, उपमेय उपमान याद रखिएगा। ठीक, कमल नयन उपमेय उपमान में आ गया, लेकिन कमल नयनी ये बहुव्रीहि समास है। ठीक, मृग नयन तो कर्मधारय है, लेकिन मृग नयनी अगर बोला जाए तो बहुव्रीहि। मृग नयनी किसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ अलग उसमें आ गया। ये वाले पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे मीनाक्षी हो गया, कोकिल कंठी, ये सब क्या है, बहुव्रीहि में आते हैं ये सब। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए वो याद रखिएगा। जैसे यदि किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति लड़ाई झगड़े में हो, अभी एक चीज़ और मैंने बताया था आपको तत्पुरुष समास में, है ना। तत्पुरुष में आपको मैंने क्या चीज़, एक चीज़ बताया था, तत्पुरुष नहीं, अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में क्या बताया था कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे धड़ाधड़, है ना, चराचर, तो वहाँ पे भी आपको वो अव्ययी भाव होगा। लेकिन शब्दों की पुनरावृत्ति तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन वो लड़ाई झगड़े के अर्थ में हो रही है। जैसे मुक्का मुक्की, दांता दांती, लाठा लाठी, मारा मारी, तो इस तरीके के शब्द में बहुव्रीहि समास। तो ये याद रखिएगा, अव्ययी भाव और इसमें कहीं ऐसा कन्फ्यूज़ न हो जाइएगा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि लड़ाई झगड़े के अर्थ में अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तब वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। और वैसे अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, चराचर, है ना, चराचर, या आपका क्या इस तरीके से, ठीक है, धड़ाधड़, है ना, धड़ाधड़, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अव्ययी भाव में आते हैं। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े के मामले में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो वो आपका बहुव्रीहि समास में होगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। कई बार कन्फ्यूज़न, मतलब इतना उच्च स्तर का कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप उस चीज़ को गलत करके आ जाते हैं परीक्षा में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास लास्ट था ये, इसके बाद तो खैर है नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें अब ये सारे PYQs हैं। ठीक है, PYQ। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है का मतलब क्या हुआ कि एक ही शब्द है जो कि तत्पुरुष नहीं है, बाकी सब सारे जो है वो तत्पुरुष ही हैं, बाकी एक ऐसा है जो कि नहीं है। इसमें देखिए जैसे राजकुमार, यानी कि राजकुमार, है ना, राजकुमार, राजा के कुमार, या जैसे भी कहो आप। ठीक है, तो वो जिसमें तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कि कारक जो चिन्ह है, ठीक है, कारक चिन्ह उनका लोप हो जाता है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, है ना, तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे कारक चिन्हों का वो लोप हो जा रहा है। ग्रामवासी, ग्राम का वासी, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा तत्पुरुष समास में। लेकिन आजन्म, आजन्म क्या होता है, आजन्म जैसे किसी शब्द के आगे आजन्म लग गया, जैसे मैंने बताया था ना कि अव्यय भाव समास में मैंने कुछ आपको वो बताए थे उपसर्ग। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो उस चीज़ को पहचानने में। जैसे आ हो गया, छोटा आ, बे, प्रति, भर, ये सब क्या है, भर, ये सब क्या है, सम, बिन, नी, नी, ये सब अगर कहीं किसी शब्द के आगे दिख जाए तो वो सारे जो है अव्यय भाव कहलाते हैं। तो ये चीज़ इसमें देख लीजिएगा, ये अव्यय भाव है, बाकी सब ये आपके तत्पुरुष समास हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यथा रुचि, यथा अगर कहीं भी दिख जाए, आपको यथा दिख जाए तो पकड़ के उसको बोलिए कि वो अव्यय भाव है। यथा शक्ति, यथा रुचि, है ना, यथा संभव, ये सब क्या है, यथा शीघ्र, ये सब सारे जो है वो
अव्यय भाव। यथा अगर मतलब दिख जाए तो आंख बंद करके अव्यय भाव। ठीक। सप्तऋषि, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सप्तऋषि द्विगु समास में क्या बताया था मैंने कि प्रथम पद जो है वो आपका संख्यावाची होगा और समूह का बोध होगा। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह, तो ये क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक, ये सप्तऋषि इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे PYQs ही हैं, देख लीजिए। मैंने जो बुक बताई थी आपको CSAT की शिल्पी वाली, वो अगर आपने नहीं ली है तो ले लीजिए उसको, उसी से सारा जितने भी हैं 10 साल 12 साल का जितना भी है उसमें उसको सॉल्व कर डालिए, कहीं कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको CSAT में। चौराहा देखिए, चौराहा मैंने बताया था अभी, ठीक है, कि द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 रास्तों का आपको बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये चौराहा भी हो गया वही। देखिए पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, कर्मधारय समास है ये बेसिकली। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है आपका, जो उपमेय उपमान है या विशेषण विशेष, इसमें विशेषण विशेष आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, इसमें कर्मधारय है। यथाशक्ति, फिर वही आ गया यथाशक्ति, तो इसमें क्या है, ये अव्यय भाव है। ठीक, ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको करवा दिया समास से, जो भी जितना भी आपको कॉन्सेप्ट समझना था समास से। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, CSAT में ये 1 नंबर, आप यकीन मानिए ये 100% एक क्वेश्चन रहता है ये समास से, और एक क्वेश्चन रहता है संधि से, चाहे वो संधि विच्छेद के रूप में हो या संधि पूछी गई हो, शब्द दिया गया हो उसकी संधि पूछ ली गई हो, या फिर उसको विच्छेद के रूप में पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा, दोनों से एक एक क्वेश्चन आपके 100% आने हैं, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए इंग्लिश का मैं नहीं करवाऊँगा, इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश का सिलेबस मैंने मतलब उसमें बता दिया था सारा सब कुछ कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये सारे एक्टिव पैसिव, ये सब पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अगर अगर आप ये जो PYQ जो मैंने बताया है, अगर इसको भी आप कर ले जाते हैं तो भी आपका बहुत आसानी से जो है CSAT क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो विश्वास रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं बनाऊंगा थोड़ा जो मिसलेनियस टाइप के टॉपिक आते हैं कुछ कुछ, उन पे बनाऊंगा और उसी के PYQ सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल हो या फिर अदर जो हो, उसको भी करवा दूंगा मैं। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।